हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। जैसे कि आज आप देख रहे हो, हम फिजिक्स की हमारी 4 नंबर की क्लास है। आज हम 1D एंड 2D यानी कि एक विमीय गति और द्विविमीय गति, यानी ये हमारे क्या है, ये हमारा काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी का एक प्रकार का इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे। इसका हमारा पार्ट 1 है। हम इस पार्ट 1 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करें जितना हो सके मैं उतना इस क्लास के अंदर बताऊंगा। फिर आगे आपको कल और एक क्लास के अंदर हो सकता है तो कंप्लीट करा दूँ, या फिर इसी क्लास में। तो हम आज इस क्लास के अंदर आपको कम्प्लीटली दिखाएंगे 1D क्या होता है। इसके अंदर हमारे जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो और नोटिफिकेशन को चालू कर दो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अलाउ कर दो, जिससे क्लास होने से पहले रिकॉर्डेड क्लास में है तो आपको अपलोड करता रहूँगा। कुछ दिनों बाद आपसे लाइव क्लास से यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। तो हमारे इस शानदार सी क्लास को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्टली है। अगर आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर जो PDF है वो चाहिए तो हमारा ये हमने देखो आपके लिए बैच स्टार्ट किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्टली है। और कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ये सभी क्लासेज ये है फ्री के अंदर है, यानी कि कुछ पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ। इसके अंदर हमारा जो क्या चल रहा है, ये हम उड़ान बैच के नाम से इसको शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर जो क्लासेस चल रही है वो आपको कहाँ मिलेगी, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, फ्री कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यहीं पर यूट्यूब चैनल पर। ये सभी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। MCQs, PYQs, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सभी मैं यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करूँगा। और ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्टली। तो ये फ्री ऑफ कॉस्टली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर जहाँ पर आप हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे आपको, फ्री PDF प्रैक्टिस एंड जो हम YT की क्लास यूट्यूब की जो क्लासें करेंगे वो, और क्लास नोट्स जितने भी है इम्पोर्टेंट, वो सभी आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दिया है, और अगर इसी वीडियो के नीचे भी मैं इसका लिंक लगा दूंगा, जिससे कि आप सीधा हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। हमारा जो यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी का आप फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम मोटिवेशन और गाइडेंस मतलब कि कुछ अच्छी अच्छी बातें और आपको ज़्यादातर ज्ञान सब कुछ बता देते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर, और जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है आप वहीं पर जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्टली। आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्टर, आने वाली वैकेंसी के बारे में, सब कुछ के बारे में हम बता देंगे। वहाँ पे सब कुछ अपलोड कर देंगे। हमारा जो क्लासेज होगी उन क्लासेज की जितनी भी PDF होगी वो सभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिससे कि आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर बाद के अंदर देख सकते हो। तो हम आज की इस क्लास के अंदर शुरू करते हैं 1D यानी वन डायमेंशन यानी एक विमीय गति। एक विमीय गति के अंदर हमको शुरू करते हैं। तो पहली बात है गति क्या होती है, या यानी कि जब भी कोई वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु है, ये अगर विराम के अंदर स्थित है, विराम में है, तो ये विराम में कब कहलाएगी, यानी कि इसकी हम परिभाषा क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे यदि कोई वस्तु समय के साथ, यानी कि विराम में कब होती है, जब कोई वस्तु क्या होती है, समय के साथ जो निर्देश तंत्र के सापेक्ष ना अपनी स्थिति नहीं बदलती, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, तो इसे हम कहते हैं क्या, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, अपनी स्थिति नहीं बदलती है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, तो वह किस में कहलाएगी, तो ये विराम के अंदर कहलाएगी। यह आपको लिखना है, जितना लिखना है वो मैं बता दूंगा, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं। तथा यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, इसमें क्या कह रहा है, अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलेगी तो वह विराम में कहलाएगी, और अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ में अपनी स्थिति बदलेगी तो वह किस में कहलाएगी, तो वह गति के अंदर कहलाएगी, यानी वह मोशन करेगी। तो किस क्या करेगी, तो वह मोशन करेगी। अब एक बार आपको मैं बताता हूँ निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र, इसमें जो नाम आया निर्देश तंत्र, क्या होता है निर्देश तंत्र, यह निर्देशकों के उस समूह का निकाय है, यानी कि एक प्रकार का फ्रेम है जो जिससे एक प्रकार निर्देश फ्रेम से जुड़ा होता है।
जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या कर सकता है। यानी कि कोई भी फ्रेम, यानी कि मान लो ये कोई एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पे कोई बिंदु है तो उनके बीच की दूरी, यानी ये चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये निर्देश तंत्र हो जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पे निर्देश तंत्र है, यानी कि फ्रेम, निर्देश तंत्र फ्रेम से जुड़ा होता है, जिसके सापेक्ष क्या होता है, प्रेक्षक अपनी जो किसी भी घटना की व्याख्या कर सकता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। अब हम निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे गति के बारे में। किसके बारे में, दूरी के बारे में आप सभी को ज़्यादातर मालूम है कि दूरी क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि चाल और इंटू समय, यानी कि यदि कोई वस्तु चाल करे, समय के सापेक्ष गति करेगी तो दूरी हम उससे कह सकते हैं। या फिर दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। एक ही बात है कि वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यदि कोई कण बिंदु ए से, यानी कि मान लो ये कोई बिंदु ए है, यहाँ से कोई कण क्या करता है, गति करता है, और यहाँ बिंदु बी पर, कहाँ पर, यहाँ बिंदु बी पर पहुँचता है तथा बी से बाद में सी पर पहुँचता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर पहुँचता है तो कण द्वारा चली गई जो दूरी है तो कितनी है, यानी पहले ए से बी पर जाएगा, फिर बी से सी पर जाएगा, यानी कि 3 + 4 यानी कि 7 मीटर ये चलता है। या फिर आप मान सकते हो ये इसका क्या है, ये इसका कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, उससे हमारा लंबवत हो जाएगा, तो इसे हम इसका क्या कहते हैं, इसे परिणामी निकाल सकते हैं। ये इसका परिणामी होता है, क्या होता है, ये इसका परिणामी होता है। ए बी सी यहाँ पे जो हम निकालेंगे आर वेक्टर या फिर ए + बी, ये क्या होगा, इसका परिणामी हो गया, यानी सी का यहाँ पे परिणामी, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, तो टोटल जो दूरी होती है वह होती है 7 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया। अब दूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है। पहली बात है, जो दूरी है वह किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। मैं आपको सदिश और अदिश अगली क्लास के अंदर बताऊँगा, इस क्लास के अंदर सदिश अदिश के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ हम 1D और 2D के बारे में ही जानेंगे। सदिश और अदिश के बारे में छोटा सी पॉइंट है जो मैं क्लास के अंदर, या हो सकता है तो क्लास के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें आप देखो आपको पॉइंट क्या याद करना है कि जो दूरी है वह किस प्रकार की राशि है, जो दूरी है वह किस प्रकार की राशि है, तो दूरी है अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसके पास मान लो दिशा तो है लेकिन परिमाण नहीं है, दिशा यानी वेक्टर सदिश को नहीं दर्शाती। सदिश और अदिश क्या होती है, सदिश राशि वह होती है जो सदिशों के योग नियमों तथा जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि जिसके लिए सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और जो सदिशों के योग नियमों का पालन नहीं करती, उसे हम अदिश कहते हैं। तो ये इसी प्रकार ही, यानी कि ये सदिशों के योग नियमों का पालन भी नहीं करता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। परिणाम तो होता है, परिमाण क्या होता है इसका परिमाण, तो ये जैसे हमने परिमाण निकाल लिया कि 7 मीटर इसकी दूरी आ गई, लेकिन किधर आई ये इसमें फिक्स नहीं बताया। लेकिन इसकी जो विमा होती है वो हम क्या जानते हैं, दूरी की विमा L1 T0 M0 L1 T0 इसकी विमा होती है। इसका मात्रक SI के अंदर मीटर होता है, SI के अंदर इसका मात्रक मीटर। अब हम देखेंगे, हमारा दूरी हो गया कंप्लीट। दूरी के बाद में हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन के बारे में, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के स्थिति सदिश में परिवर्तन को, यानी कि विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, फिक्स दो बिंदु, मतलब ये दो बिंदु मान लो ऐसे जाके, यानी ए यहाँ से बी ऐसे घूम के जाए, चाहे ऐसे घूम के जाए, चाहे किधर से भी घूम के जाए, लेकिन इनकी निश्चित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्या, विस्थापन। विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, यानी कि ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसे, जैसे कि मान लो ये बिंदु है और ए और बी, इनके अंदर जो ए है वो इधर से भी जा सकता है, इधर, लेकिन प्रारंभिक और ये अंतिम बिंदुओं के बीच के अंदर जो सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, इसकी लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है
इसकी जो विमाएँ होती हैं M0 L1 T0 होती है। इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, जो किस में होता है SI के अंदर। SI यानी कि हमने कहा है कि क्लास के अंदर कि SI यानी कि MKS पद्धति को ही प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे विस्थापन के बारे में कुछ पॉइंट। क्या देखेंगे? विस्थापन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम क्या देखेंगे, विस्थापन और सीधा दूरी का संबंध देखेंगे। ये हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम विस्थापन और दूरी के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एयरपोर्ट्स के अंदर कि विस्थापन और दूरी के मध्य संबंध बताओ। तो विस्थापन का जो परिमाण होता है वह दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। क्या होता है कि न्यूनतम जो दूरी होती है उसके बराबर या उससे कम। क्या होता है? उससे कम विस्थापन और दूरी के अंदर, यानी दूरी ज़्यादा होगी और विस्थापन कम होगा। फिर हम इसका निकालते हैं क्या, इसका हम विस्थापन को अगर इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, एक बचेगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दूरी अपॉन विस्थापन का जो भाग है वह किसके बराबर होता है? एक के बराबर, एक से ज़्यादा या एक से कम। तो यह इस प्रकार पूछा जाता है। यानी कि विस्थापन दूरी की क्या होता है, पहले बात है विस्थापन दूरी के समानुपातों में होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के जो दूरी होती है उसके बराबर में होता है क्या, विस्थापन भी बराबर होता है। विस्थापन बराबर भी होता है। दूरी ज़्यादा होती है किससे? विस्थापन से। विस्थापन तो सिर्फ दो बिंदु निश्चित बीच की दूरी है, जबकि दूरी जितनी चली गई चाल होती है वो दूरी होती है। और क्या होता है, हम इसको 7 के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि गतिमान कण के लिए दूरी कभी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन हो सकता है। सही बात है। दूरी अगर ऋणात्मक होगी या शून्य होगी तो मतलब वो किसी प्रकार की दूरी भी नहीं होगी। इसीलिए दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वह क्या है, वो देखो यहाँ पे शून्य विस्थापन का अर्थ क्या है, वस्तु गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थितियों पर वापस आ सकती है। देखो यही बात है कि जो मानो यहाँ बिंदु ए से यहाँ बिंदु बी तक कोई व्यक्ति जाता है और इनके बीच की दूरी यानी कि विस्थापन आ गया ये स्ट्रेट लाइन सीधी लंबाई। अगर यह बिंदु बी यहाँ पे ना आके वापस इसी बिंदु ए के पास आ जाए, यानी कि ये यहाँ से चलता है और वापस यहाँ ए पर ही आ जाता है, तो इनके बीच में जो विस्थापन होता है वो कितना होगा, तो वह 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बिंदु ए बी और इनके बीच की दूरी यहाँ पे नहीं नापी जाएगी, क्योंकि ये बी वाला बिंदु वापस उसी बिंदु पर आ गया। इसलिए इसका जो क्या है, इसकी जो विस्थापन है वह शून्य हो सकता है, होता है। और ये अपनी क्या दिखा था स्थिति, यानी कि दूरी हमेशा 0 से ज़्यादा, लेकिन विस्थापन दूरी 0 से क्या हो सकते हैं, कम, यानी कि 0 भी हो सकते हैं। ये कह रहा है कम भी ज़्यादा भी, कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, अर्थात 0 से। दो बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है तथा इसके अनंत मान हो सकते हैं। सही बात है। जो दो अद्वितीय फलन होता है क्या, विस्थापन। अद्वितीय फलन कैसे होता है, यानी कि अद्वितीय फलन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी या सी या डी, ए से मतलब ए से कहीं पर भी किसी भी स्थिति पर विस्थापन है वह अद्वितीय हो सकता है, जबकि दूरी तो फिक्स है। यानी कि मान लो कि यहाँ से हमें चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे ए बिंदु पर गया, फिर यहाँ बी पर गया, यहाँ पर सी पर गया, फिर यहाँ पर डी पर गया, ये तो इसकी दूरी है। ये क्या है, इसकी दूरी है। अगर हमें विस्थापन निकालना है अलग अलग बिंदु पर हम विस्थापन निकाल सकते हैं, इसलिए विस्थापन के मान क्या हो सकते हैं, अद्वितीय हो सकते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, जबकि दूरी के जो मान है वो वास्तविक पथ पर ही निर्भर करते हैं, इसका अनंत मान हो सकता है। और जो अगले लाइन है क्या है, गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती। सही बात है, दूरी समय के साथ कभी नहीं घटती, क्योंकि दूरी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखो चाल और दूरी के अंदर, समय और दूरी के अंदर क्या संबंध होता है, डिस्टेंस समानुपात में होती है टाइम के। तो यानी ये घटेगी कैसे,
अगर दूरी बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, या टाइम बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, दूरी घटेगी, तो ऐसे होगा। विस्थापन समय के साथ घट सकता है। समय के साथ विस्थापन के घटने का अर्थ है कि वह वस्तु प्रारंभिक बिंदु की ओर गतिमान है, यानी कि कोई बिंदु वापस उसी बिंदु पर आ जाता है तो वह क्या हो सकता है, घट सकता है। अब हम देखेंगे क्या, इसे छोड़ दो। अब हम देखें चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को, किसकी स्थिति परिवर्तन की दर को, ये किसकी, गतिमान वस्तु की। अगर कोई वस्तु गतिमान है और उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन किया जाता है, या उसके स्थिति के अंदर परिवर्तन की जो दर होती है, तो उसे हम कहते हैं चाल। इसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। एकांक समय के अंदर चली गई कुल दूरी को हम क्या कह सकते हैं, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को हम चाल कह सकते हैं। चाल एक प्रकार की अदिश राशि होती है जिसका प्रतीक v होता है। इसका जो विमय होती है वह m1 l1 t-1, जैसे दूरी की तो l1 और जो टाइम है नीचे है इसका t1, तो ये ऊपर जाएगा तो t-1। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, जो सीजीएस के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं क्या, चाल के कुछ प्रकार। क्या देखते हैं, चाल का कुछ प्रकार, जैसे कि एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है, जिसका परिमाण समान होता है। क्या होता है, जिसका परिमाण समान होता है या नियत होता है। अब एक समान चाल का मतलब शॉर्टकट के अंदर बताया मैंने, जिसका परिमाण समान होता है या नियत होता है। इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नियत या समान। तो ये आप लाइन शॉर्टकट के अंदर लिख सकते हो, जबकि मैं इसको समझा भी सकता हूँ यहाँ पे। जब कोई कण समान समय अंतराल में, यानी कि टाइम फिक्स है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया, समान समय अंतराल जो टाइम है वह क्या है, समय 1 सेकंड दे रखा है। चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, समान दूरी पर। अब यहाँ पे दूरी भी समान है, यानी कि हमें समान चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी और समय को सेम कर दिया है तो चाल भी क्या होगी, तो चाल भी इसके अंदर समान ही होगी। क्या होगी, समान ही होगी। एक समान चाल है। एक समान चाल कब होगी, जब दूरी और समय को समान कर दिया जाए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो एक समान चाल कहते हैं हम इसे। अब असमान चाल, यानी कि असमान के लिए हमें चाल की जो मान है हमें असमान चाहिए, यानी कि दूरी और समय का मान अलग अलग होना चाहिए। या फिर आप किसके अंदर दूरी इस समय को एक फिक्स मान सकते हो, फिर हमसे उसकी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो दूरी है 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर अलग अलग दे रखी है, जबकि टाइम क्या दे रखा है, समान। और जो चाल है उस टाइम यानी कि दूरी के हिसाब से क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। यानी कि दूरी और जो परिवर्तित होता है चाल, तो एक असमान चाल होती है। जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल असमान अर्थात परिवर्तित चाल कहलाती है। दिए गए मोटरसाइकिल जो प्रथम सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, ये सी दूरियाँ तय करता है। अब हम देखते हैं औसत चाल। क्या देखते हैं, औसत चाल। क्या होता है औसत चाल, तो दिए गए समयांतराल में चली गई दूरी, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जिसे चली औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड को हो चली गई टोटल दूरी एंड टोटल टाइम। यह इससे हम डेल एस अपॉन डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो वी एवरेज है वह आ गया हमारा डेल एस अपॉन डेल टी। समय औसत चाल, यानी जब कोई कण अलग अलग समय अंतराल यानी कि टाइम अलग अलग हो और चालें क्रम से भी जो भी अलग अलग होती है यात्रा संपूर्ण कर, औसत चाल समय औसत चाल कहलाता है। अब इसके समय औसत चाल के लिए भी जो सूत्र होता है वह ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय डी अपॉन टी। तो अगर जितनी भी दूरी होगी उसको हम काउंट करेंगे एक जगह, और जितना भी जो टाइम होगा उनको हम एक जगह काउंट करके उनका क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे आपस के अंदर।
अब देखते हैं क्या अगली दूरी औसत चाल, क्या देख रहे हैं, दूरी औसत चाल। यह इसी प्रकार ही है दूरी औसत चाल। जब हम दूरी और औसत चाल के अंदर, दूरी औसत चाल का मतलब हमें दूरी निकालना है और टाइम बराबर के अंदर दे रखा होगा, तो d/d1 टाइम की जगह हम अलग अलग, यानी कि हमको सिर्फ इसमें ज़्यादा जो सूत्र होता है वो यूज़ हो रहा है S /d/t। अब इसको आप आगे बात पीछे करके लिखते लिखते पूरे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अब हमारा जो अगला है वह क्या है, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या होती है, किसी विशेष क्षण पर चली गई चाल को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। क्या, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। जब हम चाल कहते हैं तो इसका सामान्य जो अर्थ है वह ताक्षणिक चाल ही होता है। क्या होता है, ताक्षणिक चाल। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो v लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, यानी कि डेल ताक्षणिक चाल के लिए यानी इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। अब देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया चाल, अब पढ़ते हैं क्या हम, वेग। क्या पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वेग के बारे में। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में, यानी कि कोई वस्तु है वह किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर स्थिति परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, उसको हम वेग कहते हैं। यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी, इसको हम परिवर्तन की दर कहते हैं। जो डेल होता है इसको हम परिवर्तन की दर कहते हैं। वो किसमें, समय और विस्थापन के अंदर, समय और विस्थापन के अंदर जो स्थिति परिवर्तन की दर समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वेग कहते हैं। वेग किस प्रकार की राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है जिसका जो प्रतीक v वेक्टर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो विमय है m0 l1 t-1 है। इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, SI मात्रक इसका क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS है के अंदर, SI के अंदर है मीटर पर सेकंड। जो हम अब देखते हैं वेग के प्रकार, जैसे हमने किसके देखे थे, विस्थापन के बारे में, उसी प्रकार हम देखते हैं वेग के प्रकार। वेग का प्रकार क्या होता है, एक समान वेग। अब एक समान वेग, वेग के अंदर क्या होता है, वेग के अंदर होता है वेग सदिश प्रकार की राशि। किस प्रकार की है, ये सदिश राशि है। और सदिश राशि हमेशा क्या रहती है, अपने साथ परिमाण तथा दिशा दोनों रखती है। क्या रखती है, तो दिशा और परिमाण दोनों रखती है और सदिशों के योग नियमों का पालन करती है। कौन, तो वेग। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों इसमें क्या होता है, निश्चित होते हैं। क्या, परिमाण व दिशा। एक कण एक समान वेग से गतिमान कहा जाता है यदि कब उसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, समान रहे। जब वो गतिमान एक समान वेग कब कहेंगे, जब उसका परिमाण और दिशा दोनों ही समान होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी समान नहीं है तो वह एक समान वेग नहीं कहलाएगा। यह केवल तभी तक संभव है जब एक कण सरल रेखा में एक ही दिशा में नियत वेग से गतिमान हो। देखो, दिशा होनी जरूरी है क्योंकि यह सदिश राशि है। अब देखते हैं क्या, असमान वेग। एक कण असमान वेग से गतिमान कहा जाता है यदि इसकी दिशा क्या होती है, परिमाण परिवर्तित हो। असमान वेग क्या कहलाता है, दिशा और परिमाण के अंदर चेंज होना जरूरी है। दोनों में देखो, दोनों के अंदर चेंज होना जरूरी है। फिर है औसत वेग। औसत वेग जैसे कुल विस्थापन बटा कुल समय, उस कुल विस्थापन के अंदर देखा था हमने कुल जो विस्थापन बटा समय, उसी तरह का दूरी बटा समय था। विस्थापन के अंदर देखा कुल दूरी पॉइंट कुल समय। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे चाल के अंदर देखा था, उसी प्रकार वेग के अंदर देखेंगे। वेग होता है विस्थापन बटा समय, तो उसके अंदर कुल विस्थापन बटा कुल समय और डेल आर अपॉन डेल टी, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। और जो ताक्षणिक वेग है वह क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर किसी कण के स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर ताक्षणिक वेग कहलाती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे थे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम इसके अंदर अलग अलग स्थितियों पर औसत वेग देख लेते हैं। औसत वेग यानी कि v बराबर ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, v अपॉन u प्लस अपॉन t, और इसके अंदर v बराबर
v बराबर प्लस अपॉन टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इसे हम औसत वेग के थ्रू याद कर सकते हैं। जितना अब हमारे इम्पोर्टेंट है उतना भी हम याद कर सकते हैं। ये देखो अलग अलग स्थितियों पर वेग है, इस पर जा खींचने पर है। अब हम देखते हैं क्या औसत वेग, औसत चाल तथा औसत वेग के अंदर हम तुलना या संबंध कुछ भी। औसत चाल एक क्या है, जैसे मैंने बताया शुरू के अंदर अदिश राशि है, जो औसत वेग क्या है सदिश है। दोनों के मात्रक तो क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे की क्या होती है सदिश और अदिश होती है। औसत चाल तथा औसत वेग, औसत चाल तथा वेग उस समय अंतराल पर निर्भर करते हैं जिसमें यह परिभाषित हो, यानी कि उस समय अंतराल में निर्भर करते हैं जिसमें ये परिभाषा यानी कि अपने आप को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। दिए गए समय अंतराल के लिए औसत वेग का सिर्फ एक ही मान होता है। किसका, औसत वेग का केवल एक मान होता है, जबकि चाल के कई मान हो सकते हैं। जो तय किए गए किसके ऊपर होता है, पथ के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर, पथ के ऊपर निर्भर करता है। यदि वस्तु की गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है तो v एवरेज क्या हो जाता है, v एवरेज हमेशा 0 हो जाता है, क्योंकि v बराबर क्या होता है v1 प्लस v2। अगर ये वापस अपनी स्थिति पर आ जाएगा, यहीं पहले ऐसे जाते जाते वापस जब दोनों बिंदु एक, जो दोनों कण एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, और विपरीत आएंगे तो माइनस होंगे। और जब दोनों की चाल समान होगी तो v एवरेज हमेशा 0 होगा। अब हम क्या देखते हैं, गतिमान वस्तु के लिए औसत चाल की जो कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकता है। सही बात है, जैसे दूरी नहीं है वैसे ये नहीं है, कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकता, जबकि जब तक कि t इज इक्वल टू क्या ना हो जाए अनंत, और t अनंत होना असंभव है। जबकि औसत वेग ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वेग v एवरेज या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बराबर या कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हम विस्थापन दूरी के अंदर देखा था, उसी प्रकार हम औसत और औसत चाल और औसत वेग के अंदर देख लो। औसत चाल हमेशा ज़्यादा और बराबर होती है एज कंपेरिजन टू औसत वेग और औसत वेग से। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं त्वरण। ये आ गया हमारी नई डेफिनेशन। तो यहाँ पे यानी कि लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम त्वरण। क्या होता है त्वरण, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। अब एक्स रिलेशन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। अब देखो वेग समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर उसका क्या कहलाती है, त्वरण। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। इसकी जो दिशा है वे वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। इसकी जो विमय होती है m0 l1 t-2 होती है। इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये देखो विमा मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर कंप्लीट करा दिया है, इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ पहली क्लास देख लेना है, विमा वहाँ से याद कर लेना है, और निकालना आपको 11th क्लास से ही बता दिया है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका CGS मान होता है। अब हम देखते हैं त्वरण के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण क्या होता है, यदि कण की गति के दौरान, किसकी गति के दौरान, कण की गति के दौरान त्वरण का परिमाण दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण एक समान होता है। वेग वाली बात आ गई, दिशा भी है और परिमाण भी है, दिशा भी है और नियत भी रहने चाहिए तो एक समान त्वरण। अगर असमान त्वरण चाहिए तो दोनों ही परिवर्तित होना जरूरी है, तो हम इसे असमान त्वरण कहते हैं। अब औसत त्वरण क्या होता है, जैसे हमने वेग विस्थापन चाल ऐसे निकाला था, उसी प्रकार हम औसत त्वरण निकाल सकते हैं v2 माइनस v1, यानी कि वेग में अंतर अपॉन डेल टी समय में अंतर। औसत त्वरण सदिश की दिशा वेग सदिश में परिवर्तन की दिशा में होती है। ए वेक्टर डेल वेक्टर अपॉन डेल टी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार हम तात्क्षणिक त्वरण को भी ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं गतिमान वस्तु के लिए तात्क्षणिक वेग की दिशा तथा त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि वेग की दिशा और त्वरण की दिशा हमेशा समान ही होती है। अब देखो अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग होता है, जैसे कि आप पहले चित्र के अंदर देख रहे हो, यह होता है कोणीय वेग के अंदर, यानी कि कोणिक जो हम
सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। और यह होता है प्रक्षेपीय, एक वर्तीय गति के अंदर है ये वाला, पहला वर्तीय गति के अंदर, और दूसरा प्रक्षेपीय गति के अंदर। किसमें? प्रक्षेपीय गति के अंदर। वर्तीय गति में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा केंद्र की ओर होती है, जबकि वेग की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। किसकी? वेग की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है। और जबकि वर्तीय गति के अंदर जो इसका थीटा कितना था 90 डिग्री हो, तब 90 डिग्री होता है, तब जो वेग की दिशा हमेशा बाहर की ओर और त्वरण की दिशा हमेशा अंदर की ओर होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूज भी करता है ज़्यादातर बच्चों को। अब हम देखते हैं, और प्रक्षेपी गति के अंदर जो यदि थीटा हो तो जो त्वरण है इसके अंदर कौन सा लगेगा? तो उसके अंदर लगेगा गुरुत्वीय त्वरण। क्या लगेगा? तो उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। इसकी भी डायरेक्शन वेग के तरह अलग अलग होती है और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। अब हम देखते हैं, यानी कि ये देखो, अहम द्रव्यमान के किसी कण पर यदि अबल कार्य किया जाता है तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें त्वरण देखते हैं। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। F बराबर ma होता है। एक की हमारे पास यहाँ पे निकालना है तो F को इसके अंदर नीचे लिख देंगे। F क्या सदिश राशि है, इसलिए उसके ऊपर आ गया वेक्टर। अब आपको क्या पता कि ऊपर वेक्टर क्यों आया? तो F और A सदिश है, सदिश के ऊपर हमेशा वेक्टर आता है। इसको हम ए से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स के अंदर, यानी कि जो हमें क्वेश्चन देगा फिर उसके अंदर त्वरण निकलाएगा और हमें एक्स स्क्वायर कुछ भी दे सकता है, यानी कि मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 2t² प्लस 4t माइनस का 5, ऐसा करके आपसे त्वरण भी निकला सकता है, वेग भी निकला सकता है, विस्थापन भी निकलवा सकता है। वह टी के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। टी के सापेक्ष क्या करना है? आपको अवकलन करना है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए आप इसको मोस्ट मान सकते हो। एक्स समय का फलन है तो विस्थापन का द्वितीय अवकलज त्वरण कहलाता है। फिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा मेरे को मालूम है। अब एक दो पॉइंट ये देख लो एक बार। त्वरण धनात्मक, शून्य तो ऋणात्मक हो सकता है, जैसे वेग और विस्थापन थे। त्वरण का अर्थ है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। त्वरण का अर्थ है शून्य त्वरण का मतलब क्या? धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? जो वेग के साथ बढ़ रहा है। और शून्य का मतलब जो वेग के साथ नियत है, क्या है? एक समान है, नियत है। ऋणात्मक का मतलब अवमंदन, यानी वेग के समय के साथ घट रहा है। गुरुत्व के अधीन जब त्वरण माइनस में होगा तो हम इसे अवमंदन कहते हैं। अवमंदन का मतलब क्या होता है? अवमंदन का मतलब है, मंदन का मतलब होता है कि घटना। क्या होता है? घटना। गुरुत्व के अधीन गति में जो जी के बराबर होता है, क्या यहाँ जी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो समान होता है। इसकी जो वैल्यू है, मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या 32 फीट पर सेंटी स्क्वायर हो सकता है। अब हम देखते हैं, क्या हमने देख लिया? क्या त्वरण, त्वरण के हमारे बारे में, त्वरण के बारे में हमने कंप्लीटली जानकारी ले ली है। अब हम देखते हैं स्थिति समय ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? स्थिति समय ग्राफ। क्या होता है स्थिति समय ग्राफ? कैसे काम में आता है, क्यों काम में आता है, कितना पूछा जाता है, और आपको समझना है या कितना समझना है, कितना नहीं समझना है, वो सभी देख लो। स्थिति समय ग्राफ क्या होता है कि मान लो ये आपको कोई ग्राफ दे दिया, गति के दौरान कण के गतिकीय विश्लेषण, जैसे हमारे पास VAS क्या होता है? V होता है चाल, वेग। ए क्या होता है? त्वरण। ये क्या होता है? त्वरण। और S हो गई हमारी चाल, स्पीड। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड समय के साथ परिवर्तित होते हैं। ये ग्राफ द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कैसे? हमारे पास मान लो कोई समय, ये ग्राफ है स्थिति समय ग्राफ में। क्या स्थिति, यानी कि एक स्थिति लेनी है हमें और समय लेना है, उनके बारे में बताना है। एक्स अक्ष पर समय t तथा वाई अक्ष पर कण y की स्थिति y को दर्शाते हैं। यह अलग स्थिति और यहाँ पे समय आ गया। अब कोई कण बिंदु O से T तक जाएगा तो उसके लिए जो समय स्थिति ग्राफ है वो A पर आएगा, यानी कि यहाँ पे A तक कोई बिंदु आ गया, फिर यहाँ से इसका थीटा कोण पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका क्या। तो हम यहाँ पे कुल मिला के जो हमें स्थिति समय ग्राफ के अंदर हमारे पास दो विस्थापन समय ग्राफ में देख लेंगे, इसके साथ विस्थापन समय ग्राफ आता है, उसमें हम इसके अंदर जो देखेंगे वो क्या होता है, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है वो tan थीटा बराबर क्या होता है
टेन थीटा बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि x या y अपॉन टी, इन दोनों का एक दूसरे के अंदर भाग ही क्या है, स्थापन समय। तो हमने यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ के अंदर इतना देखा है। अब स्थिति समय ग्राफ के अंदर कई स्थितियाँ होती है, जैसे विस्थापन व समय के मध्य की स्थिति, विस्थापन और समय के मध्य की स्थिति, और किसके मध्य होती है, वेग समय के मध्य स्थिति, त्वरण के मध्य स्थिति। इन सभी के बारे में भी हमें इसके अंदर देखना है, इन सभी के बारे में हमें स्थिति समय ग्राफ के अंदर देखना है। तो मैं इसके लिए आपके यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, तो स्थिति समय ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ। किसके मध्य, विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ, विस्थापन व समय ग्राफ, विस्थापन व समय ग्राफ। इसके अंदर हम देखते हैं, जो हम विस्थापन के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो x और t, यानी x बाई टी क्या होता है, विस्थापन होता है, या आप वेग मान सकते हो। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर यहाँ तक जो दूरी होती है, जो विस्थापन होता है वह फिक्स हो जाए t समय पर, तो यह एक समान विस्थापन से ऐसे चलेगा, जबकि जो टाइम है वह न तो बढ़ेगा न घटेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टाइम कांस्टेंट रख के विस्थापन क्या होगा, एक समान हो। तब जब विस्थापन एक समान हो तब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई कर्ण है, क्या है, विराम स्थिति के अंदर है, तो हम इसके अंदर इसको निकालते हैं कैसे, इसका जो ढाल होती है वो हम टेन थीटा से निकालते हैं, वह टेन थीटा बराबर v, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर यहाँ पे मान लो थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो जीरो है। तो जीरो हमेशा किसके बराबर होता है, यानी v टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो की वैल्यू होती है v इज इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा बराबर जीरो, अतः क्या होता है, v बराबर जीरो। थीटा की वैल्यू अगर जीरो होगी तो जो वेग होगा या विस्थापन, त्वरण, कुछ भी कह सकते हो आप, विस्थापन है, या कह सकते हो समांतर अक्ष की कण की स्थिति के सापेक्ष ऐसे होगा। अब हम देखते हैं अलग अलग स्थितियों पर, जैसे कि मान लो अगर थीटा की वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ थीटा का काम है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, कितनी हो, 90 डिग्री हो, और जो टाइम है वह फिक्स हो, और जो दूरी है वो बढ़ती जाए, दूरी बढ़ती जाए, टाइम हो जाए फिक्स, यानी इस बिंदु पर टाइम फिक्स हो जाए, तो 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/0, यानी साइन अपॉन कोस, साइन में 1 और कोस के अंदर 0, तो v इज इक्वल टू, यानी कि वे क्या होता है, इन्फिनिटी, जो क्या है, असंभव है, जो क्या है, असंभव है, यानी कि समय कभी नहीं रुकता, असंभव, जो असंभव है, यानी कि यहाँ पे टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर टाइम और जो वेग है, जो दूरी है, जो बढ़ती जाए तो हमेशा थीटा यहाँ पे आएगा, यानी इसकी जो ढाल होगी तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी हमारे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री किसके बराबर होगा, v, एक्स अपन टी क्या होता है, v, जिसके अंदर इस जहाँ पे जो थीटा होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है, और जो क्या होता है, और वेग भी क्या होता है, फिक्स, यानी कि 1045 की वैल्यू होती है 1, यानी v इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, यानी कि v क्या हो गया, फिक्स हो गया, और जहाँ वेग फिक्स हो जाता है वहाँ त्वरण हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब इसका वेग यानी कांस्टेंट हो जाता है, फिर इसका हम अवकलन करते हैं तो त्वरण हमेशा जीरो ही में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अलग अलग स्थितियों पर, क्या, जो नियत ढाल वाली जो रेखा होती है, जो नियत ढाल वाली जो रेखा होती है वह किसको दर्शाती है, तो वह एक समान वेग को दर्शाती है, किसको, एक समान वेग को। अगर मान लो हम थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे, अरे यार इसको छोड़ो, हम थीटा की वैल्यू को थीटा 1 यानी कि ऐसे बढ़ा दे, अगर थीटा 2, थीटा 3, अगर ऐसे करके हम थीटा 4 ऐसे मान लो कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा लें, तब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार आएगा, तो वो हमारे पास तब ग्राफ आएगा वो इस प्रकार का आएगा, यानी कि
अलग अलग स्थिति पर थीटा का मान अलग अलग होगा। जैसे कि यानी कि हमारे पास यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इसे हमारा थीटा 4 आ जाएगा। यानी कि ये हमारी क्या बढ़ेगी, ढाल। अगर ढाल बढ़ेगी तो थीटा हमेशा बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगी तो थीटा हमेशा बढ़ेगा और वेग भी बढ़ेगा। जिससे मैंने पीछे बताया कि अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा। यानी कि थीटा बढ़ रहा है अतः वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ने से धनात्मक होगा। स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के बढ़ते वेग को जो प्रदर्शित करती है, जो झुकने वाली स्थिति है वह किसको, वेग के बढ़ते, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो कण है वह त्वरित हो रहा है। ये कौन सी स्थिति है हमारी, ये 4 नंबर की स्थिति है। अब हम देख लेते हैं अगली कौन सी, 5 नंबर की स्थिति, 5 नंबर की स्थिति। यदि थीटा की वैल्यू कम होती जाए, यदि थीटा की वैल्यू कम हो तो क्या होगा, अब कोसली इसका उल्टा होगा। जैसे जो ग्राफ होगा वह हमारे पास, जो ग्राफ होगा वह किस प्रकार का आएगा, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार आएगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा, यानी कि घटता जाएगा। यानी कि थीटा की वैल्यू अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग एक समय से आएगा कि तुम्हें यहाँ पे ये एक समान हो जाएगा x और t, यानी x बढ़ने पर और इधर t बढ़ने पर। तो थीटा घट रहा है तो ढाल भी घटेगी, थीटा घटेगा तो ढाल घटेगी, ढाल घटेगी तो थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो वेग घटेगा। अगर वेग घटेगा तो जो एक्सलेशन है वह माइनस के अंदर आएगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। अब आप देख लेते हो 6 नंबर की स्थिति, वह क्या होती है, अगर हमने थीटा की वैल्यू बराबर रख दी, क्या थीटा की वैल्यू अगर बराबर रख दी तो क्या होगा, अगर थीटा नियत रहे, यानी कि बराबर होने का मतलब नियत है, लेकिन होना क्या चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि कम होना चाहिए 90 डिग्री से। वी नियत लेकिन ऋणात्मक होगा, अर्थात जो ऋणात्मक ढाल की रेखा जो प्रदर्शित क्या करती है, कण की निर्देश बिंदु की ओर लौटता है। कहाँ पर, निर्देश बिंदु की ओर लौटता है। यानी कि ये कोई स्थिति से ग्राफ है, उसके अंदर जो थीटा की वैल्यू होती है वे क्या होती है, थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से ज़्यादा क्या होगी, थीटा की वैल्यू नियत है परंतु 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 90 से ज़्यादा है, लेकिन ये क्या करता है, ये निर्देश बिंदु किसके, निर्देश बिंदु की ओर लौटता है। इसके कारण जो ये हो जाएगा, जिसमें क्या आपको चेंज होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ये इसमें होना ज़रूरी है। मतलब इसकी जो क्या है शर्त है वह है यह है कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 90 डिग्री से। ये ढाल किसी को प्रदर्शित करती है, तो यह ऋणात्मक ढाल होती है और कण की निर्देश स्थिति की ओर लौटता है। यह हो गया हमारा वेग समय ग्राफ। अब हम देख लेते हैं क्या, इस विस्थापन त्वरण हो गया, वेग विस्थापन हो गया। अब देख लेते हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। तो वेग समय ग्राफ के बारे में अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर अगली स्लाइड के अंदर हमारे तो सीधा गति के समीकरण आ गई। तो गति के समीकरण आपको मैं एक बार लिखा देता हूँ, उससे पहले भी आपको कह रहा हूँ वेग समय ग्राफ के बारे में बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। अब देखते हैं वेग समय ग्राफ के अंदर, किसके अंदर, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के अंदर हम देखते हैं क्या ग्राफ है। यहाँ पे अगर हम समय के साथ वस्तु के वेग में अगर हम क्या करते हैं परिवर्तन, तो वेग समय ग्राफ द्वारा हम उसे क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा जो घेरे गए जो क्षेत्रफल होता है वह गतिमान वस्तु का विस्थापन तथा किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है, विस्थापन किया जा सकता है। अगर वस्तु कितने जो क्षेत्रफल होता है वह विस्थापन से हम उसका, यानी कि वस्तु जो कितनी चलेगी उसका हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अलग अलग स्थितियों पर देखेंगे, जैसे एक समान गति, एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति, अथवा अगर उसमें अवमंदित हो तब अलग अलग स्थितियों पर। एक समान गति के अंदर हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं एक समान गति के अंदर, एक समान गति के अंदर, एक समान
एक समान गति के अंदर हमारे पास एक समान गति के अंदर हमारे पास जो वेग वीटी ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ क्या आएगा, वेग समय ग्राफ क्या होगा हमारे इसके लिए, एक समान गति के समान मतलब v यहाँ पे क्या है हमारे v यहाँ पे है नियत यानी कि कांस्टेंट। अगर v नियत है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो होगा तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वह किस प्रकार होगा, यानी कि किसी स्थिति पर मान लो ये वेग समय ग्राफ है, यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर वेग किसी बिंदु पर यानी यहाँ पे नियत हो जाता है तो यह इसी बिंदु से, नियत होने का मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, यानी कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेग नहीं बढ़ेगा, तो ये एक ही जगह रहेगा। इसके लिए हमारे पास वेग नियत हो जाए और वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वह क्या होता है, जीरो। वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वह किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है, वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वह हमेशा एक्सेलरेशन, ढाल किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जीरो। जीरो होता नहीं है लेकिन वेग नियत होने के कारण एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही होगा हमारा यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्या अगली स्लाइड पे अगर एक समान जो त्वरित गति होती है यानी कि त्वरित करता है, त्वरण करता है यानी कि एक समान वेग एक समान गति से क्या करता है, त्वरित करता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है अलग अलग स्थिति पर अलग, यानी कि टाइम समय और जो वेग है वह क्या हो, जीरो हो, तब क्या होता है, तो एक समान त्वरित गति के लिए, किसके लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, यानी कि हमारे पास टाइम जीरो, एस जीरो यानी कि विस्थापन जीरो और यू अगर जीरो हो तो हमारे पास जो वेग समय ग्राफ होगा वह होगा किस प्रकार, तो वह हमारे पास होगा इसी प्रकार, इस प्रकार का वेग समय ग्राफ होगा, यानी कि हमारे पास v बराबर क्या बचेगा, 80 कैसे बचेगा हमारे पास, हम देखते हैं v बराबर u प्लस 80 यानी कि समीकरण पहले गति का जो समीकरण होता है उसके पहले नियम से, इसीलिए मैंने कहा आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ, बाद में गति के नियम पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं 90 डिग्री से क्या हो, नियत हो, अर्थात ए नियत वीटी समय ग्राफ एक समान रूप से बढ़ना चाहिए, यानी बढ़ रहा है, अर्थात नियत ढाल रेखा कण के एक त्वरण को प्रदर्शित, एक समान त्वरण के प्रदर्शित करती है, जहाँ पे थीटा यानी कि जो ढाल होती है वो कितनी होनी चाहिए, टेन थीटा क्या होता है यहाँ पे फिक्स होता है, और इसके लिए एक क्या है, नियत होता है। इसके अंदर ये बढ़ रहा है मतलब वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण होगा नियत, यानी कि इसका हो जाएगा अवकलन होने पर हमारे पास आएगा त्वरण, और जो त्वरण होगा वो होगा नियत, क्या होगा, त्वरण होगा नियत। ये भी अलग अलग स्थितियों पर इसका मान भी अलग अलग हो सकता है और होता भी है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे गति के समीकरण, क्या देखेंगे, गति के समीकरण। तो गति का जो पहला समीकरण है वह क्या है, तो गति के समीकरण अलग अलग स्थितियों पर भी बताऊंगा कि अलग अलग स्थितियों पर गति के समीकरण क्या होते हैं। यानी कि जो पहला समीकरण होता है वह क्या होता है, v बराबर u प्लस 80। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर u t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा क्या होता है, एस एन बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस का 1। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये समीकरण चौथा वाला, एस एन बराबर u प्लस 1/2। अब यहाँ पे जो एस एन है वह क्या है, 90 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में देखा। अब जो गति के समीकरण मैंने वहाँ पे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि मैं उनके बारे में, जो आपको बारे में, किसके बारे में, जो ये है एस यू वी, इनके बारे में यहाँ बता सकूँ। तो यहाँ पे इनके बारे में क्या बताना है, तो इनके बारे में ये बताना है कि
एक समान त्वरण से गतिमान कण के लिए u v a t तथा s में विभिन्न संबंधों में संबंध देख लो। यहाँ पे u क्या है, समय t बराबर 0 सेकंड पर कण का प्रारंभिक वेग है। क्या है, सिर्फ इतना यहाँ प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, एक क्या है त्वरण है, एक की जगह हम g भी लिख सकते हैं। कब, जब नीचे की ओर त्वरण द्वितीय त्वरण लगे तब। s क्या है, t सेकंड में चली गई दूरी। sn क्या है, nवें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब देखो अलग अलग स्थितियों पर भी मैंने कहा अलग अलग स्थितियों पर बताऊंगा। अब देखो यह नियत चाल के साथ एक दिशीय गति होती है जब कण शून्य हो, त्वरण के साथ गतिमान हो। किसके साथ, त्वरण के साथ गतिमान हो और कण क्या हो, शून्य हो। तब उसके लिए हमारे पास क्या होता है, नियत चाल। चाल क्या होती है, नियत, और एक दिशीय की है, एक दिशीय गति होती है। एक दिशीय गति एक ही दिशा के अंदर गति करता है। विस्थापन का परिमाण सदैव तय किए गए दूरी के बराबर होता है, जो v हमेशा u के बराबर, s ut, और एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे 0। जब कण शून्य त्वरण के साथ गतिमान हो, क्या होता हो, शून्य गति के साथ त्वरण, ये हमने बता दिया। अब देखो जब कण नियत त्वरण के साथ, यानी कि एक है कांस्टेंट है, एक है, यदि त्वरण को परिमाण दिशा दोनों नियत है तो त्वरण नियत होगा, ये बता दिया है। एक दूसरे के समांतर अथवा प्रति समांतर है तो एक विमीय गति होती है। अब देखो अलग अलग स्थितियों पर क्या होगा, वेग जो समीकरण होते हैं एस वी अदिश रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अदिश रूप के अंदर, और सदिश रूप में हम इसको ऊपर वेक्टर लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। ये गति के पहला, गति का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये गति के समीकरण आ गए। अलग अलग स्थितियों पर इसके मान अलग अलग नहीं बताऊंगा मैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नदी को पार करने में, नदी को पार करना। माना कोई नदी वीआर वेग से बह रही है, एक व्यक्ति स्थिर जल में वीएम वेग से तैर रह सकता है। वह नदी के एक किनारे पर खड़ा है और नदी पार करना चाहता है। तो दो स्थितियों हो सकती है, वो क्या क्या स्थिति हो सकती है, तो उसको देखो। पहली स्थिति न्यूनतम दूरी में नदी पार करना। कम दूरी के अंदर ज़्यादा दूरी नदी पार कैसे कर सकते हैं, नदी को सीधे पार करने के लिए व्यक्ति को जल प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या करना है, छठा कोण पर गति करना पड़ेगा। अलग विपरीत दिशा के अंदर गति करना पड़ेगा। यहाँ प्रवाह के विपरीत दिशा और प्रवाह की दिशा अलग अलग स्थिति, दो स्थिति हो सकती है। जैसे पहली स्थिति है विपरीत दिशा में और दूसरी है उसी दिशा में गति पार करना, यानी कि नदी को पार करना। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिराया जाता है, किसी h ऊंचाई से किसी वस्तु को v वेग से नीचे की ओर गिराया जाता है, यानी गति के समीकरण के द्वारा प्रारंभिक स्थिति को मूल बिंदु पर अगर हम लेते हैं और लिया भी जाता है, अगर उसकी प्रारंभिक स्थिति न दी जाए तो हम उसको शून्य ही लेंगे। क्या, मूल बिंदु को पर लेकर, अर्थात नीचे की ओर धनात्मक लेने पर। तो हमारे पास जो प्रारंभिक बिंदु है हम उसको क्या लेंगे, 0, और जिसे हमारे पास यहाँ पे टी बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम v भी निकाल सकते हैं और h की वैल्यू भी आ सकती है हमारे पास। ये हमारे किसे गति के समीकरण से डिराइव करने पर हमें यह मालूम होता है और पता भी चलता है। v बराबर u प्लस 80, जैसे मैंने कहा है v बराबर u, हम gt भी लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं। यह क्या इसमें आएगा, किसी मीनार से कोई व्यक्ति u0 यानी कि प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग से क्या वस्तु को फेंकता है, जब वस्तु नीचे आती है तब उसकी स्थिति क्या होती है। अलग अलग स्थिति पर हमें ऊंचाई, टाइम और जो वेग दे रखा है, टाइम, ऊंचाई, यानी कि टाइम, वेग और ऊंचाई दोनों दे रखा है। जो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे इसको हमने डिराइव करके भी लिखा है, जैसे पूरी समीकरण के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास वेग 0 है, त्वरण धनात्मक है या नीचे की ओर आ रहा है, त्वरण की दिशा गति की दिशा में होती है, जो v बराबर क्या gt और h बराबर क्या होगा 1, h बराबर 1/2 gt स्क्वायर और v बराबर √2 gh। हम इसको स्क्वायर करने पर v बराबर √2 gh और h, जब हम यहाँ से t निकालते हैं तो h 2h/g
रूट टी, यहाँ से हमें का इसका संबंध पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध भी पूछा जाता है। और एक ये एच एन निकालने के लिए यानी एस एन निकालने के लिए एच एन स्थिति, ऐसी अलग अलग स्थितियों पर इसके मान अलग अलग होते हैं। अगर आप देख लो, अगर अलग अलग समय T1 T2 2T 3T आदि में चली गई दूरियां क्रमशः ये होगी और इसके वर्गानुपात ये होंगे। अलग अलग स्थितियों में इसके मान अलग अलग होंगे। और 90 सेकेंड में चली गई कितनी दूरी कितनी बार होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय सेकेंड, यानी कि टाइम दे रखा है और हमें ऊंचाई निकालनी है या फिर दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये शानदार सा सूत्र है। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण के द्वारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, यानी कि तो गति के समीकरण क्या होंगे, प्लस के अंदर होंगे, यानी कि धनात्मक होंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है, तो इसके लिए हमारे पास धनात्मक होंगे। और अगर इन्हीं को किसके ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये ऋणात्मक होंगे। अब देखो, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अलग अलग स्थितियों पर इसके मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने टी की वैल्यू बताई आपको, टी ऐसे निकाला जाता है, ऐसे निकाल सकते हैं वी, यानी कि इससे को गति के समीकरण द्वारा हम डिराइव करके निकाल सकते हैं। जैसे v बराबर u प्लस 80। अब हमारे पास u तो है नहीं, यहाँ पे g है, हमारे पास जो प्रारंभिक वेग नहीं, तो नीचे क्या रहता है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे जो हमारा वेग है, जो प्रारंभिक जो अंतिम वेग है, इसके अंदर जो v है वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो u हमारे पास क्या आएगा, u बराबर gt। अब u बराबर gt आ गया, ये हमारे पहला समीकरण से। अब दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा s क्या है, 0, क्या है, 0 है। तब हमें हमारे पास s की जगह हम यहाँ पे h भी लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे u हमारा नहीं है, यहाँ v है, v हमारा प्रारंभिक वेग जो क्या होता है, जो 0 होता है। अब यहाँ से अगर ये 0 हो जाएगा तो h की वैल्यू 1/2 जी टी स्क्वायर, और हम इसको डिराइव करके यानी कि t की यहाँ पे हमें वैल्यू निकालेंगे तो 2h/g, इसे हम इसको निकाल सकते हैं। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, यानी कि नीचे से ऊपर की जा रही है तो माइनस 2as, s की जगह हम ऊंचाई भी ले सकते हैं। तो ये देखो u s से निकाला गया है यहाँ पे, यानी कि ये v हमारा यहाँ पे 0 है, तो v बराबर √2gh, यानी कि u बराबर √2gh तो इसको ऐसे डिराइव करके लिखा गया है। अलग अलग स्थितियों पर इसके मान अलग अलग होते हैं। अब ये ज़्यादातर इसके अंदर अलग अलग स्थितियों पर इसके मान चेंज किए गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, ये वो इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक है जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज की क्लास को हम रखेंगे यही, जो एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, जो स्टेट वाले लाइन वाले पर्सन होते हैं वो यहीं से आते हैं इम्पोर्टेंटली, उनकी मैं बारे में आपको कंप्लीटली एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, सभी को मैं बताऊंगा। इसलिए आप कल क्लास में जुड़ना ना भूलें हमारी इस शानदार सी क्लास में। तो हमें ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो हमें बताना कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और जाते जाते जय हिंद का नारा ज़रूर लगाना। अगर आपको ये सारे PDF कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रैक्टिस MCQs, PYQs, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ये सभी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना, जिससे कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्टली ये सब कुछ मिल जाएगा 0 रुपीज़ के अंदर। तो हमें सपोर्ट भी करते जाना, इसीलिए मैंने इसका वैल्यू 0 रखा है, यानी हमें सपोर्ट करो जिससे कि हम और ज़्यादातर क्लास से आपको अपलोड कराते जाएं और ज़्यादा ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपका कोर्स है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट यानी कि जो अब फोरम है वो कुछ ही दिनों में, जैसे कि एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको फिजिक्स का कम्प्लीटली कोर्स करा के आपको प्रैक्टिस इतना धुरंधर बना दूंगा, जो क्लास लेगा उसको इतना धुरंधर कि एग्ज़ाम में फिजिक्स के अंदर आराम से लगभग 20 में से लगभग 15 प्लस तो 25 में से 15 प्लस तो मान ही लो, क्लास से बाहर कुछ नहीं। अगर जो पढ़ाया वो रट लिया, एकदम ऐसे दिमाग में घोल के पी लिया ना, तो बस समझ लो एकदम आपके लिए रामबाण ही है क्लास। तो हमारी क्लास को पूरे देखने के बाद देख लिया आपने, अब बताना कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों तक भी भेजना जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री के अंदर पढ़ सकना चाहते हैं। तो आपके लिए ये क्लासें मैंने अपलोड करी है, और आपको बता दें 3 क्लासें पहले अपलोड कर चुका हूँ,
यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास कंप्लीट हो गई है। इस क्लास की भी लगभग 2 क्लास या 3 क्लास हम 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, 1D एंड 2D एक साथ के अंदर। ज़्यादातर आज काम कंप्लीट हो गया है। अब कल लगभग 2D के जो हम कुछ करेंगे और फिर बाद के अंदर मैं इसी चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेट्स की क्लासें भी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का नारा लगा के ज़रूर जाना। आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं पर।